हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीवीयू सेमेस्टर 1 में जिसका भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है या फिर जिसका भी सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर में पॉलिटिकल साइंस है, दोनों का सेम सिलेबस पढ़ना है। दोनों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और दोनों में ये सेम क्वेश्चन भी दिया हुआ है, दोनों में ये सेम क्वेश्चन पढ़ना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है 15 से 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टेबल क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। देखिए, अगर आप अन्य भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपका भी सिलेबस में सेम क्वेश्चन है तो आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके लिए भी सही है। तो क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार की समीक्षा करें। मतलब सबसे पहले देखिए, आप लोग को क्वेश्चन समझना है, ठीक है, तभी आप लोग को आंसर समझ में आएगा। जब तक आप लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोग को जो है आंसर इसका समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय जिसका जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला होता है, ठीक है। मतलब जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो देखिए, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय उसका गठन और उसका क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार मतलब क्या होता है? क्षेत्र का अधिकार, ठीक है। मतलब कहाँ तक उसका अधिकार है, कौन कौन सा क्षेत्र में उसका अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है। उसके बारे में हम लोग को समीक्षा करना है। देखिए, अगर आप लोग का यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो कुछ चेंज अगर करके देगा तो कैसे चेंज करेगा वो भी सुन लीजिए, ठीक है। आप लोग को अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है चेंज करके कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, जहाँ पे गठन है वहाँ पे हो सकता है संगठन भी मिल जाएगा, ठीक है, एवं अधिकार क्षेत्र रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन एवं क्षेत्र अधिकार का वर्णन करें, या फिर ऐसा आएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन एवं अधिकार क्षेत्र की समीक्षा करें, ठीक है। तो क्वेश्चन यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय आप लोग को पहले देखना है, ठीक है। अगर सेम ये क्वेश्चन रहेगा यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय रहेगा तो आप लोग को यही आंसर देना है, ठीक है। देखिए, हम इसका आंसर बहुत ही आसान तरीका से समझाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाएंगे ताकि आप लोग को एक बार में जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो 100% आप ये उम्मीद कीजिए कि आप लोग को एक बार में समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग एक जो है मैप के माध्यम से या फिर एक फोटो के माध्यम से समझ लीजिए, उसके बाद आगे आप लोग को समझना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप लोग को ये समझना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमारे जो देश है उसमें जो न्याय व्यवस्था है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें हम एक जो है सैनिक न्याय व्यवस्था, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग को जो आम जनता का जो न्याय, आम जनता के लिए जो न्याय व्यवस्था का जो दिया गया है, जैसे कि हम लोग जो आम जनता है उसको हम लोग को कहाँ कहाँ जा सकते हैं अपने न्याय के लिए, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि भारत में जो न्याय व्यवस्था है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे हम लोग जिला न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय कह सकते हैं। फिर उसके ऊपर है हाई कोर्ट, उसके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जैसे कि आप लोग हम ऐसे बता रहे हैं कि जैसे कि मान लो हमको किसी से लड़ाई हो गया, ठीक है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि लड़ाई हो गया, मारपीट हो गया, जमीन विवाद हो गया, फैमिली विवाद हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। और हम लोग को अगर कोर्ट जाने की जरूरत पड़ गया तो हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे? हम लोग सबसे पहले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। देखिए, आप लोग को एक चीज का ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही जिला न्यायालय कह सकते हैं, ठीक है, या फिर अधीनस्थ न्यायालय कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग का लड़ाई होता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? जैसे देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम लोग का चल गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम लोग का फैसला हुआ, ठीक है। वहाँ पे हम लोग को जो फैसला सुनाया गया वो हो सकता है हम लोग को जो फैसला वो पसंद नहीं आया, ठीक है। जिसके फैसला जो हमको पसंद नहीं आया, लग रहा है कि ये मेरे साथ अन्याय हो गया, तो हम लोग इसके जो फैसला को आगे जाके टारगेट कर सकते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है। जैसे कि हम लोग को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला वो गलत सुना दिया, तो हम लोग यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा है कि हम लोग को जो लड़ाई झगड़ा हुआ एक बड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, या फिर बड़ा मैटर कोई बड़ा मैटर का विवाद हो गया, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो हम लोग का जो केस है वो ट्रांसफर कर देगा हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? देखिए, हाई कोर्ट में भी हम लोग का फैसला हो गया। हाई कोर्ट का अगर फैसला समझ में नहीं आया तो हम लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई बड़ा विवाद है तो हाई कोर्ट खुद जो अपना केस है वो सुप्रीम कोर्ट जो है ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है कि पहला जो हम लोग को सुनवाई होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, फिर हाई कोर्ट होगा, उसके बाद होगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन देखिए, कुछ कुछ विवाद ऐसा होता है जिसको हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं या फिर सीधा हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। पहले ये देखना है कि आप लोग को कि जो हम लोग पहले जा सकते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो होता है, जिसे जिला न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हम लोग का सबसे छोटा लेवल का होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो होता है हाई कोर्ट होता है, जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं। उसके ऊपर जो होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद आप लोग को आगे जो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा।
देखिए अब आप लोग को जो क्वेश्चन अच्छे से समझना है, ठीक है, जिसका इसका जो आंसर है वो आप लोग को अच्छे से समझना है। तो देखिए उसका उत्तर हम अब देखते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, देश का शीर्ष न्यायालय एवं यह भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय है, ठीक है। मतलब ये अभी हम जो वही हम फोटो में बता रहे थे, जो अभी हम इससे पहले जो समझा रहे थे वही हम समझा रहे थे कि जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वो देश का शीर्ष न्यायालय होता है, ठीक है। मतलब देश का जो होता है सबसे ऊपरी न्यायालय होता है एवं यह भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय है, ठीक है। जैसे कि हम वही बोल रहे थे कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरा केस गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम लोग को जो फैसला है वो समझ में नहीं आया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो फैसला हम लोग को गलत सुना दिया, फिर उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में भी हम लोग को समझ में नहीं आया, फिर हाई कोर्ट में भी या फिर हाई कोर्ट का जो फैसला वो हम लोग को गलत सुना दिया, तो हम लोग जा सकते हैं अपना जो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, भारत एक संघीय राज्य है एवं इसकी एकल तथा एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, जो भारत एक संघीय राज्य है, ठीक है। संघीय राज्य मतलब क्या है, जैसे कि देखिए भारत ऐसा नहीं है कि भारत को सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं ना। जैसे कि देखिए भारत जो है वो राज्य में टुकड़ा टुकड़ा करके बांटा गया, जैसे कि हम लोग को झारखंड है, बिहार है, तो मतलब टुकड़ा टुकड़ा है, ठीक है। और सभी राज्य को जो चलाने के लिए अपना अलग अलग सरकार होते हैं, ठीक है। तो देखिए वही पूछ बोल रहा है कि भारत जो है एक संघीय राज्य है एवं इसकी एकल तथा एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। मतलब इसका जो न्याय प्रणाली है वो एकल है, यानी एक माध्यम से चलता है। जैसे कि जो हम लोग का भारतीय संविधान है उसी के माध्यम से सिर्फ चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग को बिहार के लिए अलग न्याय व्यवस्था होगा और झारखंड के लिए अलग न्याय व्यवस्था होगा या फिर अदर राज्य के लिए अलग न्याय व्यवस्था होगा, ठीक है। जितना भी राज्य है सभी के लिए और जितना भी नागरिक है सभी के लिए एक ही संविधान के अनुरूप जो है न्याय व्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद आगे है जिसकी त्रिस्तरीय संरचना है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, जो हमारे जो न्याय व्यवस्था है उसको त्रिस्तरीय संरचना है, ठीक है। मतलब 3 स्तर में इसका संरचना है। जैसे कि सबसे पहला है सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊपरा है, उसके बाद उसका सेकंड में आता है उच्च न्यायालय, उसके बाद सबसे नीचे आता है अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, जिसे जिला न्यायालय कह सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें लिखा है कि 28 जनवरी 1950 भारत के एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया, ठीक है। मतलब कहने की क्या मतलब है, देखिए हमारा जो देश का जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। उसके 2 दिन बाद, यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में भारतीय संविधान लागू हुआ, उसके 2 दिन बाद क्या हुआ कि 28 जनवरी 1950 को भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन, ठीक है। आप लोग का यही क्वेश्चन है। हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा जो है इसका परिचय के बारे में देखें सबसे पहले, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका गठन एवं क्षेत्राधिकार, ठीक है, यानी कि उसका गठन कैसे होता है, उसका और क्षेत्राधिकार क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन, तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 के बीच किया गया है, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है अगर 1 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रहेगा, तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका व्याख्या जो है भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 के बीच जो है किया गया है, ठीक है। या फिर उसके बाद देखिए इसका जो सेकंड पॉइंट है कि अनुच्छेद 124 के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत के एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक कि कानून द्वारा संसद के अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है। मतलब देखिए क्या बोल रहा है कि जो भारत के अनुच्छेद 124 का एक है, ठीक है, उसके तहत कहा गया है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग को क्वेश्चन सिंपल में ये पूछा जाएगा कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है, तो इसका जो आप लोग को जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 124 का 1 होगा, ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया है कि भारत का जो एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा जिसे CJI कह सकते हैं, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा 7 जो है वो अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। लेकिन 7 से अधिक न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक संसद में कानून पास नहीं किया जा सकता है और अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या को निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे इसका पॉइंट है कि जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ उस दिन इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। बाद में संसद ने कई बार इस संख्या में वृद्धि की। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 34 न्यायाधीश है, ठीक है। ये इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना, हो सकता है 1 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कि देखिए इसमें कहा गया है
कि जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था, ठीक है, मतलब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था उस दिन इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। जैसे कि इसमें ये मान लीजिए कि आप लोग जो इसमें टोटल न्यायाधीश थे वो 8 न्यायाधीश थे, ठीक है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। बाद में संसद ने कई बार इसका जो संख्या में वृद्धि की है और वर्तमान समय में जो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की संख्या है वो 34 है, ठीक है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है और अन्य 33 न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश अभी वर्तमान समय में है। तो उसके बाद देखिए आगे का पॉइंट है कि इसका नियुक्ति, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कैसे होता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श से किया जाता है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उसका जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये बात को आप लोग ध्यान रखना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उसका नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लेकिन कैसे किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श लेके किया जाता है, ठीक है। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उसके जो न्यायाधीश होते हैं उसके परामर्श लेकर, और जो राज्य होते हैं और राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं जिसे हाई कोर्ट कहते हैं उसके जो न्यायाधीश होते हैं उससे जो है परामर्श लेकर राष्ट्रपति के द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे इसका पॉइंट देखेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उसके जो न्यायाधीश होते हैं उसकी योग्यताएं क्या होती है। मतलब अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि वह भारत का नागरिक होगा, ठीक है। मतलब साफ ये मतलब है कि अगर भारत जैसे सर्वोच्च न्यायालय के अगर न्यायाधीश बनना है तो सबसे पहले ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसका दूसरा पॉइंट है कि वह कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। मतलब क्या है कि वह कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय जैसे कि किसी हाई कोर्ट अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार न्यायाधीश रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है कि वह किसी उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है, ठीक है। जैसे कि क्या है कि वह किसी उच्च न्यायालय या फिर 2 या 2 से अधिक न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी कि जो वकालत करता है वो रहना चाहिए। उसके बाद इसका चौथा पॉइंट है कि राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसके बाद इसका आगे पॉइंट देखेंगे कि न्यायाधीश के कार्यकाल, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसके कार्यकाल कितना होता है, उसका कार्यकाल कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने तक अपने पद पर कार्य करता है। इस अवस्था से पहले भी कोई न्यायाधीश अपने इच्छा के अनुसार राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसके जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना 65 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने तक यानी कि 65 वर्ष की उम्र होने तक अपने जो पद पर कार्य कर सकता है, ठीक है। और इस अवस्था से पहले भी कोई न्यायाधीश जो होते हैं वो अपना इच्छा के अनुसार राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। उसके बाद है कि जो सेकंड इसका पॉइंट है वो देखिए इसमें लिखा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसको पद से कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है पॉइंट में कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसको पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करता है, ठीक है, जिसमें वह किसी न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के कारण पद से हटाना चाहते हैं। मतलब क्या है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसको पद से हटाना है तो क्या करना होगा कि जो संसद के दोनों सदन होते हैं जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा होते हैं उसमें एक प्रस्ताव पारित करना होता है, ठीक है, जिसमें वह किसी न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार यानी कि किसी न्यायाधीश को भ्रष्टाचार के आरोप में या फिर असमर्थता यानी कि वह काम सही से नहीं कर पा रहा है उसके आरोप में पद से हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आगे है कि यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए तथा साथ ही यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान के समय जितने भी सदस्य उपस्थित हैं तथा मतदान में भाग लेते हैं उनका 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन करे। जब इस प्रकार पास हुआ प्रस्ताव संसद राष्ट्रपति के पास प्रार्थना रूप में भेजता है तभी राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटा सकता है, ठीक है। देखिए इसमें जो आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद हम जो बता रहे हैं वो आप लोग को ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसके न्यायाधीश को अगर पद से हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे हटा सकते हैं, उसको हटाने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। लेकिन कैसे होता है वो आप लोग को ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी न्यायाधीश है उसको भ्रष्टाचार या फिर असमर्थता यानी कि वो सही से काम नहीं कर रहा है उसके आरोप में उसको पद से हटाना है तो देखिए उसको पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से एक प्रस्ताव पारित करना होता है, ठीक है। और जो प्रस्ताव पारित करना होता है उसमें जितने भी सदस्य होते हैं उसके बहुमत का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है, यानी कि मतदान का आवश्यकता पड़ता है। और मतदान का आवश्यकता कितना पड़ता है, जैसे कि देखिए जितने भी लोग मतदान में भाग ले रहे हैं उनका 2/3 बहुमत अगर प्रस्ताव में समर्थन करता है, ठीक है। मतलब जितने भी मतदान में जो भाग ले रहे हैं
उसका अगर 2/3 लोग जो है वो प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तब इसको जो पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। और यही जो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति जो न्यायाधीश को अपना उसके पद से हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। देखिए आप लोग को क्वेश्चन जो अच्छे से यहाँ से समझना है, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसका क्षेत्राधिकार मतलब कौन कौन सा क्षेत्र पर उसका अधिकार होता है, या फिर आप लोग को क्वेश्चन चेंज करके पूछा जा सकता है कि अधिकार क्षेत्र, ठीक है। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे पहला क्षेत्राधिकार होता है वो होते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में भी 2 तरह के क्षेत्राधिकार होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि वैसे मुकदमे जिन्हें सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है उसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न मुकदमे आते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होते हैं उसमें हम लोग को ये अधिकार प्राप्त होता है कि अगर कोई ऐसा मुकदमा है जो सीधे तौर पर जो सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है, ठीक है, यानी सीधे तौर पर जो सर्वोच्च न्यायालय ले जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है कि ऐसे मुकदमे जिन्हें केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही लाया जा सकता है, अन्य न्यायालय में नहीं। इसके अंतर्गत पड़ने वाले मुकदमे 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला मुकदमा है कि जब कोई विवाद संघ सरकार तथा कोई राज्य सरकार के बीच हो। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि ऐसा समझ लीजिए कि संघ सरकार जैसे कि हो गया केंद्र सरकार, ठीक है। जैसे कि भारत का जो केंद्र सरकार है उसके बीच और किसी राज्य सरकार, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो भारत की सरकार है उसके बीच और झारखंड सरकार के बीच अगर विवाद हो जाए, ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार और झारखंड राज्य के बीच विवाद हो जाए तो ऐसे विवाद को कहाँ ले जा सकता है, वो सीधे तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है। उसको हाई कोर्ट में उसका सुनवाई नहीं होगा, ठीक है। उसका जो सुनवाई होगा वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में होगा। उसके बाद देखिए इसका जो सेकंड पॉइंट है कि जब कोई विवाद संघ सरकार तथा कोई एक राज्य या एक से अधिक राज्य के बीच हो, ठीक है। मतलब क्या है कि जब कोई विवाद जो होता है वो केंद्र सरकार, मान लीजिए संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार है, ठीक है। जैसे कि केंद्र सरकार और एक राज्य तथा एक से अधिक राज्य के बीच विवाद हो तो ऐसे मुकदमा को भी सीधे तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ले जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है कि जब कोई विवाद 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच हो। जैसे कि मान लीजिए ऐसे कि हो गया झारखंड और बिहार हो गया, ठीक है, उधर हो गया यूपी और उड़ीसा के बीच विवाद हो गया, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो गया तो ये ऐसे विवाद जो है वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ले जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे कि जब मानव अधिकार का उल्लंघन व्यापक स्तर पर हो रहा हो तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय इसके सुरक्षा के लिए आदेश जारी करेगा। यह मामला उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में भी हो सकता है। इसे समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग ऊपर में भी जो समझ रहे थे वो समझ रहे थे कि प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, ठीक है। और अभी जो हम लोग ये समझ रहे हैं कि समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है कि ऐसे मुकदमे जो हम लोग हाई कोर्ट भी ले जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी ले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का मौलिक अधिकार को जो हनन हो रहा है, ठीक है, किसी का मौलिक अधिकार का जो है व्यापक स्तर पर जो है हनन हो रहा है तो ऐसे मुकदमे को हम लोग हाई कोर्ट भी ले जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी ले जा सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आगे दूसरा पॉइंट है कि अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार। हम लोग सबसे पहले समझे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार समझे, उसके बाद हम लोग समझेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब क्या होता है। देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब होता है अपील करने का क्षेत्राधिकार, ठीक है, मतलब अपील करने का अधिकार, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है कि सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को छोड़कर भारत के अन्य किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश के किसी भी निर्णय को विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, ठीक है। मतलब जो सैनिक न्यायालय होते हैं उसको छोड़कर, ठीक है, यानी जो सैनिक न्यायालय होते हैं उसके निर्णय को छोड़कर अन्य भी कोई भी न्यायालय है तो उसके न्यायाधीश के किसी भी निर्णय को जो है विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। व्यवहार में उच्च न्यायालय या उसकी स्थिति अन्य न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसके अंतर्गत विभिन्न मामले आते हैं, ठीक है। मतलब जो हाई कोर्ट होते हैं उसके न्यायालय के निर्णय को भी हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जो विभिन्न मामले आते हैं जैसे कि सबसे पहला मामला हो गया कि यदि हाई कोर्ट यह प्रमाण दे दे कि यह मामला संविधान की व्याख्या करने से संबंधित है तो यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ले जा सकता है, ठीक है। मतलब क्या है, यानी कि ये समझिए कि अगर हाई कोर्ट यह प्रमाण दे देता है कि जो यह मामला है यह संविधान के व्याख्या करने से संबंधित है तो यह मामला जो है सीधे तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कि दीवानी मामला। तो देखिए दीवानी मामला क्या होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ कि जमीन जायदाद धन संपत्ति आदि से संबंधित मुकदमा को दीवानी मामला कहते हैं। इस मामला को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो दीवानी मामला होता है जैसे कि जमीन जायदाद से लड़ाई हो गया, ठीक है, जमीन जायदाद के कारण या फिर धन संपत्ति आदि से संबंधित जो मुकदमा होता है उसे दीवानी मामला कहते हैं, ठीक है, उसे दीवानी मुकदमा कहते हैं।
इस मामला को भी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होता है, ठीक है, इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो सी पॉइंट है, पॉइंट नंबर सी है कि फौजीदारी मामला। तो फौजीदारी मामला को आपराधिक मामला भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि वैसे मामला जो लूटपाट, मारकाट, हत्या, तस्करी आदि से संबंधित मुकदमा होते हैं उसे आपराधिक मुकदमा कहते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं फौजीदारी मामला, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि ऐसे मुकदमे में अधीनस्थ न्यायालय किसी व्यक्ति को मुक्त कर दिया है और उसी मुकदमा को दोबारा जांच करके उच्च न्यायालय ने इस व्यक्ति को फांसी की सजा दे दिया है, तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय भी इस पर फिर से विचार करके फैसला सुना सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति जो है अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं उस अधीनस्थ न्यायालय में मुक्त कर दिया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो किसी को मार दिया, ठीक है, जान से मार दिया, हत्या कर दिया, फिर लूटपाट या फिर जो वो है आपराधिक मामला में कुछ भी आपराधिक मामला कर दिया, ठीक है, और वो जो मामला वो जिला न्यायालय गया और जिला न्यायालय में उसे मुक्त कर दिया, ठीक है। तो जिला न्यायालय में अगर उसको मुक्त कर दिया और उसी मुकदमा को दोबारा से जांच कराने के लिए उच्च न्यायालय ले गया और उच्च न्यायालय में उसको क्या कर दिया, फांसी दे दिया, ठीक है। यानी कि पहले ये समझ लिया कि जो जिला न्यायालय गया, जिला न्यायालय में उसको मुक्त कर दिया, ठीक है, मतलब उसको ये बोल दिया कि वो दोषी नहीं है, लेकिन फिर से उसको अगर जांच कराया और जांच कराने के लिए उसको भेज दिया हाई कोर्ट, ठीक है, और हाई कोर्ट में अगर उसको फांसी दे दिया, ठीक है, तो वही मामला को है जो सर्वोच्च न्यायालय में भी ले जाया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय में फिर से जो विचार किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो बी नंबर पॉइंट है कि किसी मुकदमा में उच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है उससे वह खुद असंतुष्ट है, तो ऐसे में वह सर्वोच्च न्यायालय से इस केस को बारीकी से जांचने के लिए आग्रह कर सकता है, तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय उस पर अपना विचार करेगा, ठीक है। मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी भी जो मुकदमा है, ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई भी मुकदमा है वो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में उसका जो फैसला सुनाया, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी विवाद है उसको हाई कोर्ट में जो फैसला सुनाया और उस फैसला से आप असंतुष्ट है, ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि जो फैसला है वो गलत है, ठीक है, तो उस फैसले को आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट भी ले जा सकता है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं, वहाँ पे भी सुनवाई उसका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सी नंबर का पॉइंट है कि देश का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता है और वह देश के किसी भी न्यायालय से किसी भी मुकदमा को अपने पास मंगवा कर जांच करा सकता है, ठीक है। मतलब कहने के यही मतलब है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वो देश का अंतिम न्यायालय और देश का सबसे बड़ा न्यायालय होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा न्यायालय होने के कारण देश के जितने भी न्यायालय होते हैं, जैसे अधीनस्थ न्यायालय हो गया या फिर हाईकोर्ट हो गया, उसके मुकदमा को है वो सर्वोच्च न्यायालय अपने पास मंगवा कर उसका जाँच फिर से कर सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है यानी कि तीसरा क्षेत्राधिकार है अभिलेख क्षेत्राधिकार, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि देश का जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उसको अभिलेख न्यायालय भी कहा जा सकता है, ठीक है। मतलब देश के जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसको अभिलेख न्यायालय भी कहा जा सकता है, जिनके फैसले को लिखा जाता है और सुरक्षित भी रखा जाता है ताकि भविष्य में इसी तरह का कोई केस आए तो इन्हीं फैसले के आधार पर उसमें भी फैसला सुनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब इसके बाद चौथा पॉइंट है कि सलाह देने का क्षेत्राधिकार, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट को होते हैं वो सलाह देने का भी क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है। इसी को हम लोग अगर और कहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा परामर्श देने का अधिकार, ठीक है, यानी कि सलाह देना या फिर परामर्श देना एक ही होता है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति को जब भी कानूनी सलाह की आवश्यकता पड़ती है या लोक कल्याणकारी हितों से संबंधित सलाह की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे में वह देश के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है और सर्वोच्च न्यायालय उन्हें सलाह देते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि राष्ट्रपति को जब लगता है ना कि कानूनी सलाह की आवश्यकता पड़ता है, मतलब राष्ट्रपति को जब कानून से संबंधित कोई सलाह की आवश्यकता पड़ता है या फिर लोक कल्याणकारी यानी लोगों को कल्याणकारी हितों से संबंधित कोई भी सलाह की आवश्यकता पड़ती है तो देश में जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उसके सलाह ले सकता है, ठीक है। लेकिन यह निर्भर करता है राष्ट्रपति के ऊपर कि जो सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे रहा है वो उसको लेना है या फिर नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का पांचवा क्षेत्राधिकार है रीट जारी करने का क्षेत्राधिकार, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि देश में जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसकी रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ही आदेश जारी करता है जिसे रीट कहा जाता है, ठीक है। मतलब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक अधिकार प्राप्त होता है रीट जारी करने का अधिकार, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि देश में जब मौलिक अधिकार का हनन होता है, ठीक है, यानी कि देश में जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसकी रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ही आदेश जारी करता है जिसे रीट कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रतिरक्षा, उत्प्रेषण इत्यादि, ठीक है। जैसे कि देखिए इसमें लिखा है सबसे पहला है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है कि मान लीजिए किसी इंसान को पुलिस उठाकर जेल ले गया, ठीक है, तो उसको एक अधिकार प्राप्त होता है कि पुलिस उसको जो है 24 घंटा के अंदर अपने निकटतम न्यायालय में उसको पेश करना है, ठीक है। कि मान लीजिए किसी इंसान को पुलिस उठाकर जेल ले गया और उसके बाद पुलिस को ये होता है कि 24 घंटा के अंदर उसको अपने निकटतम न्यायालय में उसको पेश करना है, ठीक है। अगर 24 घंटा के अंदर अपने निकटतम न्यायालय में उसको पेश नहीं करता है तो उसके जो परिजन वाले होते हैं यानी कि जिसको जेल उठाकर ले गया
उसके परिजन वाले जो होते हैं वो पुलिस के खिलाफ अपहरण का जो केस लगा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार आगे परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रतिरक्षा और उत्प्रेषण है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें लास्ट में आप लोग निष्कर्ष जरूर लिखिएगा, ठीक है। यानी कि ऊपर में आप लोग क्या क्या समझे और क्या क्या लिखें उसके बारे में निष्कर्ष में छोटा में लिखना है, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं आप लोग इतना लिख लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं ये भी कि आप लोग को क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।